हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। तो आज के इस सीरीज में हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट 2। तो ये सेकंड चैप्टर से होगा जिसका नाम है प्लानिंग और प्लानिंग इन इंडिया। इसमें अलग अलग टाइप के प्लान दिए गए हैं हमारे सिलेबस में, जैसे फिक्की प्लान हो गया, बॉम्बे प्लान, गांधीयन प्लान, विश्वेश्वरैया प्लान। सारे प्लान्स के बारे में और क्या प्लानिंग होता है उनके बारे में विभिन्न तरीके के हम लोग जैसा लास्ट सेशन में क्वेश्चंस किए थे, ठीक उसी तरीके से इसमें भी कुछ नए प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस टॉपिक से। तो चलिए सीरीज को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन है। आर्थिक नियोजन के ऐतिहासिक विकास में, यानी कि इकोनॉमिक प्लानिंग के हिस्टोरिकल एवोल्यूशन में, विकास की दिशा अभ्यास से सिद्धांत यानी कि ये प्रैक्टिस से थ्योरी की ओर रही है, ऐसा असर्शन में बोला जा रहा है। अब इसका रीजन क्या दिया जा रहा है? नियोजन का विचार यानी कि प्लानिंग का आइडिया सबसे पहले अपने व्यवहारिक रूप यानी कि अप्लाइड फॉर्म में वह उभरा और विशेषज्ञों ने विभिन्न देशों के अनुभवों का अध्ययन करने के बाद ही सिद्धांत बनाना शुरू किया। देखिए, क्वेश्चन को बहुत आसान भाषा में मैं समझाता हूँ। असर्शन में ये बोला जा रहा है कि ये जो इकोनॉमिक प्लानिंग का हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ है, यानी कि समय के साथ इसका विकास हुआ है, तो ये ऐसा बोला जा रहा है कि यह प्रैक्टिस से थ्योरी में आया है। और उसका रीजन क्या दिया जा रहा है कि ये सबसे पहले क्या किया गया? प्रैक्टिस किया गया और उसके बाद जो विशेषज्ञ थे उसको उन्होंने थ्योरी में तब्दील किया। तो हमें बताना इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। असर्शन भी सही है और उसका दिया हुआ रीजन भी सही है, और रीजन आर असर्शन ए को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करता है अच्छे तरीके से। तो चलिए इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। यूजुअली क्या होता है, जो इकोनॉमिक कंसेप्ट है उसके ये अगेंस्ट है। जो थ्योरी हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग का देखते हैं वो ये है कि सबसे पहले इसको प्रैक्टिस में लाया गया, ये सक्सेसफुल हुआ, उसके बाद फिर इस पे थ्योरी बना। तो जैसा कि ये कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हो गया या फिर मार्केट इकोनॉमी हो गया, सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो ये आज के समय में हम लोग कहते हैं। लेकिन ये पहले क्या हुआ, इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया था। उसके बाद देखा गया कि इसमें क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, और उन सब चीज़ों को करेक्ट करके फिर इसको थ्योरी बनाया गया। जैसे ऑस्कर लांजे हो गए या फिर आपका जॉन मेनार्ड कीन्स हो गए, तो इन्होंने समय समय पर इस थ्योरी की इजाद की। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग टाइप्स ऑफ प्लानिंग, यानी कि नियोजन के प्रकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सबसे पहला स्टेटमेंट है आदेशमक नियोजन यानी इंपेरेटिव प्लानिंग की विशेषता केंद्रीकृत निर्णय लेने और संसाधनों का सामूहिक स्वामित्व से है, यानी कि कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज से है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? सांकेतिक नियोजन, जिसको हम लोग इंग्लिश में इंडिकेटिव प्लानिंग बोलते हैं, ये बाजार तंत्र को राज्य निर्देशित संख्यात्मक लक्ष्यों के साथ पूरी तरह बदल देता। तीसरा स्टेटमेंट हम लोग देखते हैं, ये क्या बोल रहा है? सांकेतिक नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग का पालन करने वाली प्रत्येक अर्थव्यवस्था अनिवार्य रूप से एक मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। स्टेटमेंट को पहले गौर से पढ़िए, उसके बाद इसका आंसर देने की कोशिश करिएगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। अब ये इंपेरेटिव प्लानिंग क्या होता है, इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होता है, चलिए इसको अच्छे से हम लोग समझते हैं। जैसा स्टेटमेंट 1 में दिया गया है, इंपेरेटिव प्लानिंग यानी कि आदेशात्मक नियोजन, एक कमांड संरचना शामिल होती है जहां पर राज्य लक्ष्य निर्धारित करता है। देखिए, इंपेरेटिव प्लानिंग कहने का मतलब क्या होता है? एक ऐसी इकोनॉमी, एक ऐसी प्लानिंग जहां पे गवर्नमेंट ही सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल करती है और मैनेज करती है। सिंपल भाषा में अगर हम लोग समझे तो ये एक तरीके का सोशलिस्ट पैटर्न हो गया, मतलब जहां पे सरकार ही सब कुछ डिसाइड करती है क्या प्रोड्यूस करना है, कितना प्रोड्यूस करना है और किन के लिए प्रोड्यूस करना है। उसमें प्राइवेट प्लेयर का कोई रोल नहीं होता। उसको हम लोग समझते हैं इंपेरेटिव प्लानिंग। दूसरा होता है आपका इंडिकेटिव प्लानिंग। तो यहाँ इंडिकेटिव प्लानिंग के बारे में स्टेटमेंट 2 में जो दिया गया है वह गलत है, क्योंकि इंडिकेटिव प्लानिंग का मतलब होता है कि वह मार्केट को रिप्लेस नहीं करता। मार्केट एग्जिस्ट करता है, मार्केट मतलब प्राइवेट प्लेयर्स, वो एग्जिस्ट करते हैं। साथ ही ये जो सरकार है वह भी खत्म नहीं हो जाती, सरकार का रोल वहां खत्म नहीं होता बल्कि कम हो जाता है और चेंज हो जाता है। मतलब कि वो रेगुलेटर से फैसिलिटेटर में तब्दील हो जाते हैं, टारगेट सेट करते हैं और प्राइवेट इन्वेस्टर्स को वो मोटिवेट करते हैं कि हाँ आप इस सेक्टर में आप ये प्रोड्यूस करिए। जैसे कि अभी आप देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर में रोड हो गए, रोड एक पब्लिक गुड हो गया, तो वो कोई कंपनी क्यों बनाएगी, प्राइवेट कंपनी क्यों बनाएगी? क्योंकि प्राइवेट कंपनी हमेशा ऐसी प्रोडक्ट बनाती है ना जिसको बेच के उसको फायदा हो। रोड बना के उनको क्या फायदा होने वाला। लेकिन हमारे इंडिया में देखिए पीपीपी मॉडल के तहत यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत प्राइवेट प्लेयर्स भी अब रोड बना रहे हैं। एल&टी हो गया, जेपी ग्रीन्स हो गए, वो सब क्या कर रहे हैं? अब रोड बना रहे हैं। तो ये देखिए गवर्नमेंट का ही एक प्लान है जो इंडिकेटिव नेचर का होता है। तीसरा स्टेटमेंट सही है, क्योंकि इंडिकेटिव प्लानिंग क्या है? ये मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है, उसका सिनोनिम्स है मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे कि फ्रांस और जापान और खास करके हमारा देश, ये मिक्स्ड इकोनॉमी का उदाहरण है।
चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ मैच द फॉलोइंग करना है। तो एक तरफ दिया गया है कुछ ऐसे शब्दावली हैं या फिर कुछ ऐसे व्यक्ति के नाम हैं, और दूसरी तरफ उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है यानी विवरण दिया हुआ है। तो हमें इन ऑप्शंस के कूट को इस्तेमाल करके हमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। यानी देखिए टेनेसी वैली अथॉरिटी क्या है, तो ये एक तरीके का सबसे पहला एक्सपेरिमेंट है रीजनल प्लानिंग का, यानी कि क्षेत्रीय नियोजन का सबसे पहला प्रयोग है, और ये कहाँ हुआ था, तो यूएसए में। दूसरा गॉस प्लान। तो गॉस प्लान क्या है, ये एक नेशनल प्लानिंग बॉडी है सोवियत यूनियन का, जिसको हम लोग बोलते हैं यूएसएसआर। तो देखिए ये जो 5 ईयर प्लान्स हो गए उसके जनक ही थे यूएसएसआर। सबसे पहला जो 5 ईयर प्लान था वो यूएसएसआर ने बनाया था। अब ये गॉस प्लान, जैसे हमारे देश में प्लान बनाने का काम प्लानिंग कमीशन का होता है, ठीक उसी तरीके से यूएसएसआर के भी जो प्लान बनाते थे नेशनल लेवल के प्लान, वह गॉस प्लान बनाता। तीसरा है मोनेट प्लान। तो देखिए मोनेट प्लान इंडिकेटिव प्लानिंग के साथ यह सिनोनिमस है। इसको हम लोग समझ सकते हैं, ये फ्रांस में लाया गया था मोनेट प्लान 1944 में, जब उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि उनकी इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और उसके बाद उन्होंने जो प्लान बनाया था वह इंडिकेटिव नेचर का था। और सबसे लास्ट ऑप्शन है ऑस्कर लांजे। तो उन्होंने मार्केट सोशलिज्म की अवधारणा दी थी। मार्केट सोशलिज्म कहने का मतलब यानी कि हम लोग उसमें मार्केट को भी रोल देंगे, प्राइवेट प्लेयर्स को भी हम लोग जगह देंगे, और सरकार भी उसमें जगह निभाएगी। तो बेसिकली मिक्स्ड इकोनॉमी यही कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट के विचार के तहत वैश्विक सहमति, जिसको बोला जाता है संसाधनों के अधिकतम शोषण से इष्टतम उपयोग यानी कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की ओर किस वर्ष स्थानांतरित हुई। क्वेश्चन आसान भाषा में समझा देता हूं। इकोनॉमिक में पहले रिसोर्सेज का क्या होता था, मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, लेकिन उसको यहाँ क्वेश्चन में पूछा जा रहा है किस वर्ष उसको ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अवधारणा अपनाई गई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1987। देखिए 1980 तक क्या अवधारणा थी प्लानिंग का, कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है उनका हम लोग मैक्सिमम एक्सप्लॉयटेशन करें, जितना ज्यादा हो सकता है हम लोग उससे निचोड़ के आउटपुट निकालें। लेकिन जब ये सस्टेनेबल यानी सतत विकास की विचारधारा उत्पन्न हुई तो उसके बाद ये बोला गया कि देखिए रिसोर्सेज को हम लोग मैक्सिमम एक्सप्लॉयट नहीं करना, नहीं तो आगे आने वाली जनरेशन के लिए वो बचेगा ही नहीं कुछ। तो इसीलिए हमें क्या करना है, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन की मतलब कि ऐसा यूज करें कि देखिए उसका हनन भी ना हो और हमारा ग्रोथ भी ना रुके। तो उसी को बोलते हैं हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी असर्शन रीजन पे बेस्ड क्वेश्चन है, नीति आयोग से रिलेटेड क्वेश्चन है। नीति आयोग भारत में आदर्शात्मक नियोजन यानी नॉर्मेटिव प्लानिंग की ओर बदलाव का प्रतिनिधित्व करता है, और उसका रीजन क्या दिया गया है, ये जो नॉर्मेटिव प्लानिंग है यह वैल्यू न्यूट्रल है और सामाजिक सांस्कृतिक वेरिएबल्स पर विचार किए बिना विशुद्ध रूप से यांत्रिक आर्थिक लक्ष्यों पर यह केंद्रित है। तो हमें बताना है कौन सा ये स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ए सही है, असर्शन सही है, लेकिन ये जो रीजन दिया गया है वह गलत है। अब इसका क्या रीजन है, चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। देखिए असर्शन सही क्यों है, क्योंकि नीति आयोग जो है यह समग्र और मूल्य आधारित विकास मॉडल पर पालन करता है। कहने का मतलब ये मूल्य आधारित क्या होता है, लोगों के वैल्यू को ये कंसीडर करता है, जैसे कि गरीबी, भूखमरी, इन सब चीजों को ये कंसीडर करता है। और ये रीजन जो दिया गया है वह गलत क्यों है, क्योंकि जो इसके बारे में कंसेप्ट यहाँ पर दिया गया है वह सिस्टम प्लानिंग होता है, जिसमें वह सिस्टम प्लानिंग जो है वह वैल्यू न्यूट्रल होता है और मैकेनिकल इन नेचर होता है। उसको बस आउटपुट से मतलब है सिस्टम प्लानिंग में, कि हमें कितना लक्ष्य प्राप्त करना है, कितना जीडीपी ग्रोथ करना है, कितना हमें फिगर क्रॉस करना है, बस वह इन सब चीज़ों पे देखता है। बाकी नॉर्मेटिव प्लानिंग जो है वह वैल्यू बेस्ड है, वो देखता है लोगों की विचारधाराओं, संस्कृति, इन सब चीज़ों को वो कंसीडर किया जाता है नॉर्मेटिव प्लानिंग में। इसीलिए असर्शन सही है, क्योंकि नीति आयोग जो भी प्लान या रिकमेंडेशन करती है वह नॉर्मेटिव अप्रोच को फॉलो करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो स्टेटमेंट दिया गया है इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में, 3 स्टेटमेंट है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। चलिए एक एक स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। एच.डी. डिकिंसन, ये एक विशेषज्ञ थे, एक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने आर्थिक नियोजन को समग्र रूप से आर्थिक प्रणाली के व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर प्रमुख आर्थिक निर्णय लेने के रूप में परिभाषित किया। उन्होंने इकोनॉमिक प्लानिंग का डेफिनेशन ये दिया था। दूसरा, प्लानिंग कमीशन यानी भारत के योजना आयोग ने नियोजन को अनिवार्य रूप से समस्याओं का तर्क संगत समाधान यानी कि रैशनल सॉल्यूशन खोजने के प्रयास के रूप में परिभाषित किया। प्लानिंग कमीशन का डेफिनेशन है ये इकोनॉमिक प्लानिंग का।
तीसरा स्टेटमेंट देखते हैं, जोसेफ स्टालिन जो 1928 द्वारा राष्ट्रीय नियोजन दुनिया के लिए नेशनल प्लानिंग का पहला अनुभव ये जोसेफ स्टालिन ने ही दिया था 1928 में। हमें बताना है तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी तीनों स्टेटमेंट सही है। अब इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। एच.डी. डिकिंसन का जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक प्लानिंग का, वो सबसे ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाता है। हम लोगों ने थ्योरी क्लास में देखा है, अलग अलग विशेषज्ञों ने अलग अलग डेफिनेशन दिया है इकोनॉमिक प्लानिंग का, लेकिन एच.डी. डिकिंसन का वर्ल्ड वाइड डेफिनेशन वो एक्सेप्टेड है। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, प्लानिंग कमीशन योजना आयोग ने साधनों और साध्य के बीच तर्क संगतता और समन्वय पर जोर दिया, यानी कि उसमें रेशनैलिटी और कोऑर्डिनेशन मीन्स और एंड्स के बीच में उन्होंने एम्फेसाइज किया। तीसरा, ये हम सभी जानते हैं कि 5 ईयर प्लान जो कि एक नेशनल लेवल का प्लानिंग था, उसके जनक जोसेफ स्टालिन थे, जो कि यूएसएसआर में सबसे पहली बार ये इम्प्लीमेंट किया गया था। उसके बाद ही फिर बाकी वर्ल्ड के दूसरे इकोनॉमीज हैं, उन्होंने 5 ईयर प्लान को लॉन्च किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय योजना समिति यानी कि नेशनल प्लानिंग कमेटी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 स्टेटमेंट दिया गया है एनपीसी के बारे में, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है, इसकी स्थापना 1938 में सुभाष चंद्र बोस की पहल पर की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट में बोला गया है, इसने महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कार्य किया एनपीसी ने। और तीसरा, इसकी अंतिम रिपोर्ट केवल 1949 में ही प्रकाशित हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए स्टेटमेंट 1 सही क्यों है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जी ने ही एनपीसी की स्थापना की थी 1938 में। लेकिन दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है, इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने नहीं की थी बल्कि जवाहरलाल नेहरू जी ने की थी। और तीसरा स्टेटमेंट तो सही है, क्योंकि उस समय द्वितीय विश्व युद्ध और राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसकी रिपोर्ट जो है 1949 में प्रकाशित हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी मैच द फॉलोइंग है। ये कुछ प्लानिंग प्रपोजल है और उनके जो आर्किटेक्ट है, मतलब किनके द्वारा वह प्लान बनाया गया था, वो हमें मैच करके बताना है इस ऑप्शंस के जरिए। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पीपल्स प्लान। पीपल्स प्लान किनके द्वारा बनाया गया था, तो यह एम.एन. रॉय जी के द्वारा बनाया गया था 1945 में। फिर है गांधीयन प्लान। तो गांधीयन प्लान बनाया गया था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा 1944 में। सर्वोदय प्लान की अगर हम लोग बात करें तो ये जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा बनाया गया था 1950 में। और सबसे लास्ट में है बॉम्बे प्लान। तो बॉम्बे प्लान कोई एक व्यक्ति नहीं बनाए थे, बल्कि उसमें 8 लीडिंग कैपिटलिस्ट थे जो उद्योगपति होते हैं, पूंजीपति, उन्होंने ही इस बॉम्बे प्लान को बनाया था। तो ऐसे भी देखिए क्वेश्चंस एग्जाम में आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो यह राज्य सहयोग के लिए 1952 में स्थापित किया गया था। योजना आयोग के सचिव ने एनडीसी के सचिव के रूप में कार्य किया और सभी केंद्रीय मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को शामिल किया था, किसमें, एनडीसी में। तो तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है, यानी 1, 2 और 3। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल 1952 में स्थापित किया गया था और इसका उद्देश्य क्या था, जो प्लानिंग कमीशन है, जो प्लान बना रही है 5 ईयर प्लान, उसके इम्प्लीमेंटेशन और उसके अप्रूवल ये एनडीसी ही देती थी और मॉनिटरिंग भी यही करती थी। तो ये स्टेट के कॉपरेशन के लिए बनाया गया था और योजना आयोग के जो सचिव थे वो एनडीसी के सचिव के रूप में उन्होंने कार्य किया था। इसमें सभी राज्य के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के लेफ्टिनेंट गवर्नर्स और केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल होते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। 1966 टू 1969 की अवधि को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्लान हॉलीडे। देखिए 1962 से 65 के युद्ध तथा सूखे के कारण जो 5 ईयर प्लान्स था उसको लागू नहीं किया जा सकता था, इसीलिए 3 अलग अलग एक साल के लिए 3 अलग अलग प्लान लाए गए थे, 66 टू 67, 67 टू 68 और 68 टू 69। उसको बोला जाता है योजना अवकाश या फिर प्लान हॉलीडे। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा अपडेट, आपके पास तैयारी करने का यह आखिरी मौका है। आप लोग बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। ये देखिए करंटली अभी चल रहा है और इसमें सारे जो प्रीवियस लेक्चर्स हो रखे हैं उसके आपके रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे, पीडीएफ और नोट्स आपको मिल जाएगा और आप लाइव क्लासेस भी डेली अटेंड कर सकते हैं 8 बजे। तो देखिए अगर आपको लगता है कि आपको इकोनॉमिक्स का थ्योरी पढ़ना है या फिर बाकी सब्जेक्ट करंट अफेयर्स हो गया, तब आप इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, मैं डिटेल अटैच कर दूंगा, वहां से भी आप संपर्क कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अगर आप लोगों को सेशन में मजा आ रहा हो तो लाइक बटन दबा दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं असर्शन।
8वीं पंचवर्षीय योजना को भारतीय नियोजन में यू टर्न माना जाता है और इसका रीजन क्या दिया हुआ है कि 1991 के सुधारों के बाद यह बाजार आधारित यानी कि मार्केट बेस्ड और सांकेतिक नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग की ओर बदलाव था। हमें बताना है इन दोनों में से कौन सा सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। स्टेटमेंट असर्शन 1 भी सही है और उसका दिया हुआ रीजन भी सही है। देखिए, आपको पता होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 92 टू 97, तो देखिए ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क है और यह यू टर्न लाया था, क्योंकि आपको पता होगा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हैं यानी कि आर्थिक सुधार वह 1991 में आया था और उसी समय हमारे देश की जो इकोनॉमी है उसमें बहुत बड़ा बदलाव हुआ था और उस बदलाव का नतीजा आज हम लोग देख सकते हैं, बहुत ही पॉजिटिव साइड में यह गया था। तो 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद भारत ने आदेशात्मक नियोजन यानी इम्पेरेटिव कमांड से सांकेतिक नियोजन यानी इंडिकेटिव प्लानिंग की ओर बदलाव था। देखिए, पहले क्या था, इम्पेरेटिव, उसमें मिक्स्ड इकोनॉमी तो था लेकिन प्राइवेट प्लेयर्स को बहुत ही कम जगह दी जाती थी। सारा रिसोर्सेज जो है वो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करते थे। लाइसेंस राज था, जो इंडस्ट्रीज थे उस पर मोस्टली पे आपका लाइसेंस राज था, गवर्नमेंट के कंट्रोल में था। प्राइवेट के लिए बहुत ही कम स्पेस प्रोवाइडेड था। लेकिन 91 के बाद जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुआ था जिसको हम लोग इस नाम से जानते हैं LPG, उसके बाद क्या हुआ था, लाइसेंस राज खत्म किया गया इस लिबरलाइजेशन पॉलिसी के तहत। उसमें आपका जो प्लानिंग बना वह इंडिकेटिव नेचर का बना था और इसमें सरकार जो है वह रेगुलेटर के बजाय वह फैसिलिटेटर बना यानी कि सुविधा प्रदाता बना। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं, कोर ऑफ द कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम यानी कि केंद्र प्रायोजित योजना जो है उनके बारे में 3 कथन दिया हुआ है। हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि स्टेटमेंट 1 सही है और स्टेटमेंट 2 सही है। यह स्टेटमेंट 3 गलत है। अब कैसे गलत है, ये कोर ऑफ द कोर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए, कोर ऑफ द कोर जो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है इसका मतलब क्या होता है, केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है भारत में सर्वोच्च प्राथमिकता वाली प्रमुख सामाजिक कल्याण योजनाएं होती हैं जो मुख्य रूप से सामाजिक सुरक्षा और समावेशन पर केंद्रित होती है और जिन्हें सरकार से सर्वोच्च वित्त पोषण प्राप्त होता है। ये योजनाएं जो होती हैं सामाजिक समावेशन यानी कि सोशल इंक्लूजन और गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य से बनाई गई है और इन्हें अक्सर प्रमुख योजनाएं कहा जाता है। देखिए, 6 मेजर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स हैं। सबसे पहला हो गया आपका MG नरेगा, इसका फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे और इसका क्या काम है, ये गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट देता है मिनिमम 100 डेज का। फिर दूसरा है आपका NSAP यानी नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम, जिसमें पेंशन होते हैं और असिस्टेंस होते हैं किन के लिए, वृद्ध लोगों के लिए, विधवाओं के लिए और विकलांग लोगों के लिए। फिर तीसरा है आपका अम्ब्रेला स्कीम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब, अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज और अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ अदर वल्नरेबल ग्रुप। उनके लिए यह 4 अम्ब्रेला स्कीम हो गया और 2, एक मनरेगा होता है और दूसरा आपका NSAP। तो ये जो 6 मेजर कोर ऑफ द कोर स्कीम्स होते हैं ये सब सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम मतलब कि जिस भी स्टेट में लागू हो रहा है उसमें आपको उस फंड का 40% देना होगा स्टेट को और रेस्ट 60% वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, एक तरफ दिया गया है नीति आयोग के डॉक्यूमेंट्स और दूसरी तरफ दिया गया है टाइम फ्रेम, मतलब कौन सा डॉक्यूमेंट कितने समय के लिए लाया गया था। इन दोनों लिस्ट को हमें मैच करके इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ये एक्शन एजेंडा जो है यह 3 साल के लिए लाया गया था। इसमें शॉर्ट टर्म गोल्स को डिफाइन किया गया था। दूसरा है स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट यानी कि रणनीति प्रस्ताव, तो ये लाया गया था 7 साल के लिए। इसका एक दूसरा और बहुत ही फेमस नाम है न्यू इंडिया @75। तो इस स्ट्रैटेजी डॉक्यूमेंट यानी न्यू इंडिया @75 में एक मेजर ऑब्जेक्टिव रखा गया था, एक मेजर गोल रखा गया था कि 22-23 तक यानी कि 2022-23 तक इंडिया को 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य रखा गया था। और ये विजन डॉक्यूमेंट जो है जो 15 साल के लिए, ये पूरी तरीके से पब्लिश भी नहीं हुआ है। ये बेसिकली क्या था, लॉन्ग टर्म गोल्स को अचीव करने के लिए दीर्घकालिक दृष्टि में इसमें दर्शाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में रोलिंग प्लान जो कि 1978 से 80 के दौर में लाया गया था वह किस सरकार द्वारा लागू किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जनता सरकार यानी कि जनता पार्टी सरकार। तो वो दौर आपको याद होगा जब राजनीति उथल पथल चल रही थी और उस समय एक और चीज हुआ था जो 5th 5-year प्लान चल रहा था। 5th 5-year प्लान का क्या टेन्योर था, तो 1974 से 79, लेकिन 78 में ही पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार मोरारजी देसाई के नेतृत्व में स्थापित हुई थी।
जो जनता पार्टी सरकार की थी। तो उन्होंने क्या किया था, ये 5th 5 ईयर प्लान को वहीं पे बंद कर दिया और उन्होंने रोलिंग प्लान स्टार्ट किया। तो 78 to 79 और 79 to 80 मात्र 2 साल का रोलिंग प्लान था। उसके बाद फिर से कांग्रेस सत्ता में वापस आ गई और रोलिंग प्लान को समाप्त कर दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 1934 में प्रस्तावित किस योजना में कृषि से उद्योगों की ओर श्रम के हस्तांतरण का तर्क दिया गया था और 1 दशक में राष्ट्रीय आय को दोगुना करने का लक्ष्य रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, विश्व सुरैया प्लान। देखिए एम विश्व सुरैया जी ने अपनी पुस्तक द प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया जो 1934 में प्रकाशित हुई थी, उसमें भारतीय नियोजन का पहला ब्लूप्रिंट उन्होंने प्रस्तुत किया था। इस बुक के जरिए उन्होंने डेमोक्रेटिक कैपिटलिज्म की वकालत की थी और औद्योगिकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को ये माना था कि गरीबी हटाने का यह मुख्य जरिया है और उन्होंने एक लक्ष्य भी रखा था कि 10 वर्ष में जो नेशनल इनकम है उसको दोगुना करने का लक्ष्य उन्होंने रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। फिक्की प्रपोजल 1934 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो 3 स्टेटमेंट दिया गया है फिक्की प्रपोजल के बारे में, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, इसकी सिफारिश एनआर सरकार की अध्यक्षता में फिक्की ने की थी। दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसने तर्क दिया था कि अहस्तक्षेप यानी कि लैसेस फेयर बोलते हैं अहस्तक्षेप को, अब व्यवहार नहीं है। और तीसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इसमें राष्ट्रीय योजना आयोग की मांग की थी। तो इस फिक्की प्रपोजल में तीनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? ऑप्शन डी, तीनों स्टेटमेंट सही है। तो फिक्की प्रपोजल के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। ये देखिए इंडियन कैपिटलिस्ट के द्वारा बनाया गया था और उन्होंने ये समझा कि भारत जैसी पिछड़ी अर्थव्यवस्था में केवल फ्री मार्केट से विकास संभव नहीं है। देखिए फ्री मार्केट कहने का मतलब कि हमने मार्केट को छोड़ दिया है, ये डिमांड एंड सप्लाई के मैकेनिज्म पे काम करेगा, यानी प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों में रहेगा और वही सारा चीज़ करेंगे, जो चीज़ की ज़रूरत है वही प्रोड्यूस करेंगे और कितना प्रोड्यूस करना है यानी कि जितना डिमांड है उतना ही वो लोग प्रोड्यूस करेंगे। लैसेस फेयर का मतलब होता है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कि सरकार का हस्तक्षेप उसमें नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला कि देखिए ऐसा नहीं है, सरकार का हस्तक्षेप जरूरी है, क्योंकि अगर सरकार नहीं इंटरफेयर करती है तब फिर उसके बाद जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं यानी बिजनेसमैन हैं वो सिर्फ प्राइवेट गुड्स ही बनाएंगे। मोबाइल फ़ोन हो गया या फिर जो भी अभी के समय में आप प्राइवेट गुड्स को कंपेयर करिए जो जिससे प्रॉफिट हो सकता है, और पब्लिक गुड्स जो होता है वो हमेशा सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे हेल्थ केयर हो गया, फिर आपका रोड हो गया, पानी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, तो ये सारा कुछ पब्लिक गुड्स होता है जो कि एक सस्टेनेबिलिटी लाइवलीहुड अपनाने के लिए जीवन जीने के लिए बेसिक इन नेचर होता है। तो इसीलिए उन्होंने बोला था कि सरकार का हस्तक्षेप इसमें जरूरी है, लैसेस फेयर को हमें खत्म करना होगा, और इन्होंने नेशनल प्लानिंग कमीशन की मांग की थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। नेहरू महालनोबिस जो रणनीति है जो हमारे सिलेबस में दिया गया है, नेहरू महालनोबिस प्लान, उसी के बारे में 3 स्टेटमेंट यहाँ दिया गया है। सबसे पहला स्टेटमेंट है, इस स्ट्रैटेजी ने, इस प्लान ने भारी उद्योगों पर ध्यान दिया था। इसने ये माना था कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह बंद है। और तीसरा स्टेटमेंट कि अवशिष्ट के रूप में माने जाने वाला उपभोक्ता सामान यानी कि जो कंज्यूमर गुड्स थे उसको ये नेहरू महालनोबिस प्लान के अकॉर्डिंग वो रेसिड्यूअल माना गया था, यानी अवशिष्ट माना गया था। तो इसमें से कौन सा आंसर सही होगा? तीनों स्टेटमेंट सही है। नेहरू महालनोबिस प्लान है, ये कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं दिया गया है, कोई भी आप मटेरियल देखते हैं। जो सेकेंड प्लान था उसी को बोला जाता है नेहरू महालनोबिस प्लान, क्योंकि उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी सेकेंड 5 ईयर प्लान के टाइम। और ये जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है किस मॉडल पर बेस्ड था? तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे ये बेस्ड था। तो उसमें उन्होंने हेवी इंडस्ट्रीज को फोकस किया था और यह उन्होंने माना था कि हमारी अर्थव्यवस्था जो है बंद है, मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था कहने का मतलब कि हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी को ओपन नहीं कर रखा है कि आप लोग सामान भेज सकते हैं तो हम लोग भी सामान आपको भेजेंगे। हमारा ऐसा स्थिति था ही नहीं कि हम लोग सामान भेज पाएंगे, तो हम लोग क्या करते थे, सिर्फ बाहर से ही हम लोग सामान मंगवाते थे। वही बोला जाता है बंद अर्थव्यवस्था। और कंज्यूमर गुड्स को उस समय क्या माना गया था? रेसिड्यूअल, क्योंकि ये लोग कैपिटल गुड्स को ज़्यादा प्रमोट करना चाहते थे, जैसे मशीनरी हो गया, हेवी मशीनरी, इन सबको ये ज़्यादा प्रोड्यूस करना चाहते थे, उस पर ज़्यादा एम्फेसिस दिया गया था सेकेंड 5 ईयर प्लान में, इसीलिए तीनों स्टेटमेंट सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी देखिए मैच द फॉलोइंग है। एक तरफ प्लान दिया गया है और दूसरे तरफ क्या नारा दिया गया था, क्या उसका उद्देश्य था, हमें मैच करके बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए,
देखिए यहाँ पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज करेंगे, ये जो आपका फिफ्थ प्लान दिया गया है और ये गरीबी हटाओ, लोग अभी तक ये देख समझते आए हैं ये गरीबी हटाओ का नारा जो है वह फिफ्थ प्लान में दिया गया था, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई सा भी एनसीईआरटी भी बुक खोल के पढ़ते हैं उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि ये गरीबी हटाओ नारा जो है वह सिक्स्थ प्लान में दिया गया था। तो देखिए ये इसका दौर कब था, 1980 से 85। हालांकि फिफ्थ प्लान में ये ऑब्जेक्टिव रखा गया था कि हमें गरीबी उन्मूलन करना है। उस समय क्या हुआ था, फिर सरकार चेंज हुई थी, फिर से वापस कांग्रेसी सरकार आई, और जब ये सिक्स्थ प्लान स्टार्ट होता है यानी कि छठी पंचवर्षीय योजना स्टार्ट होती है तो वो इस नारा से ही स्टार्ट होती है, गरीबी हटाओ का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। किस योजना में पहली बार कृषि क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का प्रमुख चालक बल यानी प्राइम मूविंग फोर्स घोषित किया गया था? तो ये प्राइम मूविंग फोर्स होता क्या है? देखिए कोई भी इकॉनमी है वो हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन सा सेक्टर्स गवर्नमेंट सबसे ज़्यादा फोकस कर रही है, उसको ये मानती है कि ये ड्राइवर है, हमारी इकॉनमी को यही चलाएगा। जैसे हम लोग चाइना की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं ना कि चाइना, वहाँ पे तो प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वहाँ की सरकार भी उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है। उन्होंने अपनी इकॉनमी को ये डिक्लेयर कर दिया कि उनकी इकॉनमी एक सेकेंडरी सेक्टर इकॉनमी है और उसको देख रहे हैं कि जो भी ग्रोथ होते हैं उसी सेक्टर से सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है। तो इंडिया के संदर्भ में ये एक सवाल पूछा जा रहा है कि हमारे अर्थव्यवस्था को कब ये डिक्लेयर किया गया था कि हमारा जो इकॉनमी है वह उसका प्राइम मूविंग फोर्स होगा एग्रीकल्चर। तो ये देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 10th प्लान। 10th प्लान आप देखिए इसका कार्यकाल क्या था, 2002 से 2007। मतलब हम लोग आज़ाद हुए थे 1947 में और हमने अपने एग्रीकल्चर को ये प्राइम मूविंग फोर्स बनाया था 10th 5 ईयर प्लान में, मतलब 2002 से 2007 में। ऐसा करने का क्या रीज़न था? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो सबसे पहली बार 1948 में एक पॉलिसी आई थी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन, सबसे पहला वो रिजोल्यूशन है, औद्योगिक नीति। उसमें यह डिक्लेयर किया गया था सबसे पहली बात कि हमारा जो इकॉनमी होगा वह मिक्स्ड इकॉनमी होगा, यानी कि प्राइवेट प्लेयर्स और सरकार दोनों मिलकर इस इकॉनमी को चलाएगी। और साथ ही यह डिक्लेयर किया गया था कि हमारा प्राइम मूविंग फोर्स इंडस्ट्री होगा, हम लोग इंडस्ट्री को डेवलप करेंगे। एग्रीकल्चर तो चलिए ठीक है, बैकएंड में सपोर्ट रहेगा, लेकिन हम लोग इंडस्ट्री को टारगेट करेंगे, वही हमारी इकॉनमी को ग्रो कराएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बाद में पता चला कि देखिए भैया सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है आज़ादी के पहले से भी और आज़ादी के बाद भी सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही इन्वॉल्व है, तो चलिए हम लोग इसी को डेवलप करते हैं। इसीलिए 10th 5 ईयर प्लान में हमारी इकॉनमी का प्राइम मूविंग फोर्स जो है वह एग्रीकल्चर को डिक्लेयर किया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और ये सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है। 1961 में गठित किस समिति ने केंद्रीकृत नियोजन का विरोध किया और पंचायती राज आधारित नियोजन का समर्थन किया था? बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत कर बैठेंगे क्योंकि वो टिक करेंगे ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता समिति, जहां बात आती है पंचायती राज की, लेकिन ये इसका आंसर नहीं होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जयप्रकाश नारायण समिति। ये 1961 में आई थी और उन्होंने केंद्रीकृत योजना की आलोचना की थी। मतलब कि ये जो प्लानिंग है वो सेंट्रलाइज नहीं होना चाहिए, प्लानिंग हर लेवल पे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे कि सेंट्रल लेवल से आपको स्टेट लेवल पे और स्टेट लेवल से आप पंचायती राज लेवल पे। खास करके इन्होंने ये पंचायती लेवल्स पे ज़्यादा इन्होंने एम्फेसाइज किया था कि जब आप उनके लिए कर रहे हैं, उनके लिए आप प्लान्स बना रहे हैं, तो बेहतर होगा कि आप उन्हीं को शामिल करिए, उनको आप शामिल करिए, उनके हाथों में आप जिम्मेदारी दीजिए कि वो अपनी जो डेवलपमेंट है उसका वो खुद से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके, उनको शामिल करिए। ये उनका उद्देश्य था। लेकिन ऐसा बहुत बाद में जाके चेंज होता है जब आपका 73वां संविधान संशोधन लागू होता है, जिसमें पंचायती राज को और म्युनिसिपैलिटीज को संवैधानिक मान्यता मिलती है, तब जाके ये जो अवधारणा थी वो जाके अचीव होता है। तो मुझे लगता है कि अभी तक आप लोगों का कंसेप्ट कुछ बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं थ्योरी आपको पढ़ना चाहिए तो आप लोग टारगेट बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा विलंब नहीं हुआ है, 1 महीना समय है, हम लोग कोशिश करेंगे जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने का। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।